हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। 14th वीडियो है ये क्वेश्चंस की। हम ऑलरेडी जो है 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और 2019 के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कंटिन्यूटी में है, जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कहाँ बात हो रही है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में इज हेल्पफुल इन। सो जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में, तो वो कहाँ हेल्प करेगी? ठीक है, सो इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग लर्नर का इंटरेस्ट, ensuring cost effectiveness of the system, facilitating learners to benefit from varied learning resources, determining learners' status in teaching learning processes, मेकिंग लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो देखिए, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। सो टेक्नोलॉजी जब इन्वॉल्व होगी तो लर्नर का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, तो ये एक रीजन हो सकता है। अब हमें ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे पास 5 जो है ऑप्शन में से 4 चीजें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ABCDE है, हमें कोई भी 4 सेलेक्ट करने हैं, राइट? तो कोई एक गड़बड़ हो सकता है। सो हमें वो ढूंढना है कि कौन सा एक जो है वो मैच नहीं करता या कौन सा एक हेल्प नहीं करता। ठीक है, सो लर्नर का इंटरेस्ट प्रमोट होगा, ऑब्वियसली होगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, मतलब जितनी आपकी कॉस्ट लग रही है वो आपको इफेक्टिवली दिखेंगी चीजें, क्योंकि नई चीजें इंक्लूड हो रही है। सो ये भी ठीक लग रहा है। फैसिलिटेटिंग लर्नर टू बेनिफिट फ्रॉम वेरिड लर्निंग रिसोर्सेज। सो मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी अगर यूज होगी तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बाकी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी ना, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग हो, वर्चुअल क्लासेस हो, कुछ भी हो, तो वो अलग अलग रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब अलग अलग रिसोर्सेज से आप सीख रहे हैं तो वो बेटर लर्निंग होगी। लर्नर का स्टेटस देखने के लिए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर का क्या स्टेटस है, इसमें हेल्प करेगी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि बाकी सारी चीजें सही हैं। ठीक है, लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स भी बनाएगी क्योंकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? सो स्टेटस का जो है वो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, यानी डी जहां पे नहीं है, सो डी यहाँ है और यहाँ भी है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है व्हाट डिस्क्राइब्स अ वर्चुअल क्लासरूम। सो हमने एक फ्लिप्ड क्लासरूम मैंने आपको पढ़ाया था, वैसे ही यहाँ पे ब्लेंडेड क्लासरूम हमने पढ़ रखा है। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है वो पूछा गया है। लर्नर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी इन अ क्लासरूम एनवायरमेंट लेड बाय अ ट्यूटर, यानी एक ट्यूटर है जो कि क्लासरूम एनवायरमेंट में ही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ये क्या, ये वर्चुअल क्लासरूम है। एक ट्रेनिंग कोर्स डन यूजिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ये ट्यूटोरियल्स आएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, यूट्यूब ट्यूटोरियल, TUTORIALS, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। अच्छा, तो ट्रेनिंग कोर्स मतलब आपने यूट्यूब ट्यूटोरियल के थ्रू एक ट्रेनिंग, मतलब मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी और मैं कह रही हूँ कि ये प्लेलिस्ट जो है ये कंप्लीट कोर्स है। सो वो कोर्स को लेके आपने ट्रेन कर लिया, सो क्या वो वर्चुअल क्लासरूम है। ऑनलाइन लर्निंग एनवायरमेंट एक्सेस्ड थ्रू वेबिनार्स, तो एक ऑनलाइन वे में लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करना वेबिनार्स के थ्रू, यानी कि आपको दिख रही है चीजें, कॉन्फ्रेंस हो रही है या आप हैं उस मीटिंग में, वो सिचुएशन। ऑनलाइन लाइव लर्निंग कोर्स, सो ऑनलाइन लाइव लर्निंग कोर्स, मान लीजिए यूट्यूब पे ऑनलाइन है कोई कोर्स और मैं लाइव पढ़ा रही हूँ उसमें, ठीक है, सो क्या वो वर्चुअल क्लासरूम है। सो ये जो वेबिनार्स वाला आइडिया है ना कि आप ऑनलाइन है, फेस टू फेस वाली सिचुएशन, और एक क्लासरूम का एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आप बाद में देख लें, वो वर्चुअल क्लासरूम है। सो जब आप ऑनलाइन लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो वो क्रिएशन जो है वो क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है। सी आंसर हो जाएगा। For classroom discussion sessions, which of the following is the most appropriate in encouraging reflection amongst learners? So कौन, अगर हम क्लासरूम में डिस्कशन कर रहे हैं सेशंस का, so उस टाइम पे रिफ्लेक्ट मतलब एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन कौन सा होगा लर्नर्स के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि कौन सा सही तरीका है ये लगा लीजिए। ठीक है, सो इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेक्शन सेशन कर दिया, थिंक, पेयर और शेयर द सेशन, क्वेश्चन और आंसर का सेशन, इंडिविजुअल वर्क असाइनमेंट का सेशन। ठीक है, सो ज्यादा चीज मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, तो हम इंडिविजुअल की बजाय ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं ताकि टीम वर्क भी आए चीजों में। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर सेशन के अलावा बाद में हम डिस्कशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। सो क्वेश्चन आंसर में एक है कि आपने, टीचर ने क्वेश्चन पूछा और अगले ने आंसर दे दिया बच्चे ने, तो एक वो हो गया। एक है पहले आप सोच रहे हैं, फिर पेयर अप कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं चीजें, तो वो सारी चीजें क्या है यहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं। सो मोस्ट रिफ्लेक्टिंग कौन सा रहेगा, बी रहेगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स व्हेन एम्फेसाइज्ड इन टीचर एजुकेशन विल फॉर्म पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल। सो जब टीचर एजुकेशन की बात हो रही है तो उसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल कौन सा है? आपने प्लान किया, एक्ट किया, उसके बाद इंप्रूव कर लिया, डिजाइन किया, डिलीवर किया या इवेल्युएट कर लिया, आपने एंगेज किया, उसके बारे में एक्सप्लोर किया, देन इवेल्युएट किया, और आपने एक्सप्लेन किया, क्लैरिफाई किया और उसके बारे में इलेबोरेट किया, प्रेज, एनकरेज और इन्फ्लुएंस। तो कौन सा रहेगा? अब ऑप्शन को देखें तो हमारे पास दो सही आंसर आने हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। सो इन दो में से, मतलब ये पांच है, इनमें से कौन से दो बेटर है? ठीक है, सो जब आप एंगेज कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, ये ज्यादा बेटर है कि सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं और इलेबोरेट कर रहे हैं। सो ये जो दो ऑप्शन है सी और डी, यानी कि बी जो आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा, ये मोस्ट रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल रहेंगे। Which of the following learning outcome based behaviors belong to the category of being high in terms of taxonomic categories in cognitive domain? तो जब हम cognitive domain की बात करते हैं तो कौन सी कैटेगरी, मतलब कौन सा बिहेवियर एक लर्निंग आउटकम जो होगा वो बेटर होगा या एक हायर लेवल का? ठीक है, सो क्रिटिकल थिंकिंग तो हर जगह ही हायर लेवल का होगा, और जब आप क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं तो आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, और एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं, सो हो सकता है आप कुछ नया भी क्रिएट कर पाए, क्रिएशन। ठीक है, सो ये ए, डी और ई जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, फिर है, अब हमें मेंटर ये मैच करने हैं, इंडियन थिंकर्स हैं और दूसरी साइड उनकी लिखी हुई बुक या उनका लिखा हुआ काम है, वर्क है। ठीक है, थिंकर में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, एम के गांधी और जे कृष्णमूर्ति। सो ये ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस में मेंशन है ना उन्हीं में से क्वेश्चन आता है मोस्टली, बहुत रेयर होगा कि कोई और यहाँ पे मेंशन हो। सो स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, और जिन्होंने देखी होगी उनको आंसर पता होगा। अभी देखिए, ये तो मतलब सबसे इजी क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये गांधी जी ने लिखी, ये तो हर किसी को पता होगा, जो भी प्रिपेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है, सबको पता होगा। ठीक है, कि उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी बुक है? गांधी जी की बुक है। कई बार क्या होता है कि आपने एक ऑप्शन देखा, यानी सी का, देखिए फोर्थ आ गया, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो गए, ये दोनों, कि ये तो गड़बड़ हो ही गए। सो या तो कई बार होता है एक से ही हमें पता चल जाता है, और कई बार होता है कि दो ऑप्शन मिलते हैं, तो उन दो में से फिर हम आगे देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जे कृष्णमूर्ति। सो देखिए ये जो बुक है मॉडर्न इंडिया, ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। ठीक है, यानी ए का थर्ड, अगर ए का थर्ड है तो सी आंसर हमारे सबसे नजदीक हो गया। कृष्णमूर्ति की क्या बुक है? फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, और रविंद्रनाथ टैगोर की है गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, तो ये पता होनी चाहिए। तो सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर से मैच करने हैं दो सेट, इंटेलिजेंस की थियरी दी हुई है और मेन प्रोपोनेंट्स, और उस थियरी में मेजर क्या है वो बताया गया है। सो मल्टीपल फैक्टर थियरी थर्स्टन ने दी है, ये पता होगी सबको। ट्राइआर्किक थियरी नहीं, ट्राइआर्किक दूसरी है, ट्राइआर्किक स्टर्नबर्ग ने दी है। सो मल्टीपल फैक्टर थियरी थर्स्टन की थियरी है। इंटेलिजेंस इज ओलिगार्किक इन नेचर। सो पॉइंट ये कि ट्राई, ये जो थर्स्टन की थियरी है या स्टर्नबर्ग की है, तो इंटेलिजेंस की जो थियरीज हैं एटलीस्ट वो, और उनके जो प्रोपोनेंट्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए मिनिमम। ये मैंने जो शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस बना रखी है, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उसमें जो वीडियोस हैं वो बहुत शॉर्ट है। सो उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी एवरीबडी नोज की गार्डनर ने दी है। ठीक है, सो अगर बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ, यहीं पे ही आंसर सोल्व हो गया, हमें बाकी तो पता होने की भी जरूरत नहीं है। बट फिर भी फ्लूइड एंड क्रिस्टल की थियरी जो है वो कैटल ने दी है, यानी सी का सेकंड आ जाएगा। और ये कॉपिंग थियरी या ट्राइआर्किक थियरी इसको बोल देते हैं, ये है स्टर्नबर्ग ने दी है। ठीक है जी, सो ये हमारा फर्स्ट का थर्ड, हाँ ठीक है, सो ये ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से हमें मैच ही करना है, इसमें हमें क्या दिए हुए हैं? लेवल ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं और अंडरलाइन पर्पस दिया हुआ है कि कौन सी टीचिंग लेवल में किस तरीके की टीचिंग होती है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड डेवलपिंग इनसाइट लीडिंग टू क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब आप डेप्थ में बात करते हैं, खुद की सोच डेवलप करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए, सो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो वहां पे होगा। मेन एम्फेसिस किस पे है? ऑर्डरली रिप्रेजेंटेशन पे, ताकि लंबे टाइम तक हमें चीजें याद रहें, रिटेन रहें। तो जब लंबे टाइम तक याद की बात हो तो मेमोरी लेवल हो गया, क्योंकि आप याद की ही बात करते हैं बस, उसमें मेमोरी की। बेसिक पर्पस इज टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्लियर कोहेरेंट क्रिटिकल थिंकिंग।
तो जहां क्रिटिकल थिंकिंग आ गई वहां पे रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल हो गया। और फिर एक बच गया हमारे पास ऑटोनोमस लेवल, पर्पस इज टू प्रमोट सेल्फ फीलिंग्स लीडिंग टू द सेंस ऑफ फ्रीडम। तो जहां फ्रीडम की बात हो गई वो हो गया ऑटोनोमस। यानी ए का थर्ड अगर हम ए का थर्ड देखेंगे तो डी ही ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है। थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट। ठीक है, सो ये क्या आंसर हो गया हमारा? डी आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स इन द वे ऑफ एजुकेशन टू बी इंक्लूसिव? तो एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने के बीच में कौन कौन से बैरियर्स हैं? सो देखिए यहाँ पे 3 आंसर सही हैं और 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। सो यानी एक ही गड़बड़ है इनमें से, एक ही मतलब एक बैरियर नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स डोंट सेंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू स्कूल। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है कि जब बच्चा एक स्पेशल नीड के साथ पैदा हो जाता है तो पेरेंट्स खुद ही उसको नहीं भेजना चाहते कहीं पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एफर्ट, या कई बहुत सारे पेरेंट्स की थिंकिंग होती है वो बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस जो है उस बच्चे पे नहीं लगाना चाहते। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबली ट्रेन्ड टीचर्स, ये भी बहुत बड़ा बैरियर है कि ट्रेन नहीं है टीचर्स अच्छे से कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन के सेटअप में पढ़ा पाए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स गेट लीगल प्रोटेक्शन, सो अगर उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल रही है तो ये तो बैरियर तो नहीं, तो ये आंसर यहाँ नहीं होगा। स्कैर्स फाइनेंशियल प्रोविजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की साइड से फाइनेंसेस की कमी, यानी सी जो है वो हमारा बैरियर नहीं है, बाकी सारे बैरियर हैं। तो ए, बी और डी, ए, बी, डी यही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज स्टिपुलेटेड द हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमीज? किसमें? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में जो एक हायरार्की हम पढ़ते हैं उसमें हमें हाईएस्ट बतानी है, तीनों में सिर्फ हाईएस्ट, यानी सिंथेसिस, वैल्यूइंग, आर्टिकुलेशन, एनालिसिस, रिसीविंग, मैनिपुलेशन, एप्लीकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिसीजन, इवेल्युएशन, कैरेक्टराइजेशन और नेचुरलाइजेशन। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद होगा तो होगा, अगर है तो फिर डी आंसर होगा। अब इसमें कौन कौन सी हैं, यानी ये ध्यान रख लीजिएगा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डोमेन में ये 6 कैटेगरीज हैं, 6 जो है वो हाईएस्ट होगी। जैसे ये अफेक्टिव डोमेन में जो है ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें कैरेक्टराइजेशन हाईएस्ट होगी, और इमिटेट, मैनिपुलेट, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन जो है वो साइकोमोटर डोमेन में हाईएस्ट होगी। कई बार लोवेस्ट भी पूछ लिया जाता है, यानी आपको नॉलेज, रिसीविंग और इमिटेट ये पता हो। कई बार आप ये ध्यान रखिएगा कि रिस्पेक्टिवली वर्ड जो है वो यूज किया होता है, जैसे देखिए यहाँ है रिस्पेक्टिवली। ये तो ऑप्शन इजी है यहाँ पे, अगर इन्हीं में से ही पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर इवेल्युएशन, फिर नेचुरलाइजेशन दिया हो, ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रिस्पेक्टिवली पूछा है तो पहले कॉग्निटिव वाली टर्म आएगी, अफेक्टिव वाली आएगी, फिर साइकोमोटर आएगी, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार इनकी हायरार्की पूछ ली जाती है, ठीक है, कि इनको अरेंज कीजिए फर्स्ट से लास्ट तक। सो ये 3 जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इनको ऐसे लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, दिस वाज ऑल अबाउट दीज 10 क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ ना समझ आया है तो पूछ लीजिएगा, अगर समझ आ गया है तो बढ़िया बात है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।